हेलो बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं एनडीए का पेपर जो हुआ था नवंबर 2019 में। तो ये है एनडीए का पेपर 2 और पेपर 2 का पार्ट ए है ये, जिसमें अंग्रेजी के क्वेश्चन आते हैं पर 50 क्वेश्चन। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वाले डिस्कशन में भी बोल दिया था कि अगला वाला डिस्कशन एनडीए का होगा। तो इसमें 50 क्वेश्चन है, जिसमें 35 क्वेश्चन तो जल्दी से हो जाएंगे, लेकिन 35 क्वेश्चन के बाद जो 15 क्वेश्चन हैं उसमें रीअरेंजमेंट है और पैसेज है। तो मैंने सोचा रीअरेंजमेंट और पैसेज का क्वेश्चन कल कर देंगे। उसी में 5 फिलर भी हैं, तो वो वाला सेगमेंट जो को रीडिंग रीडिंग पर बेस्ड है, उसमें समझाना ज़्यादा है, तो वो बाद में कर देंगे। आज जो है एरर का पोर्शन, साइनोनियम, एंटोनियम और इडियम का पोर्शन हो सकता है कि आज ही ख़त्म कर दें। तो इतने क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग आज पहले करने जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर रेडी। तो रेडी, तो पहला क्वेश्चन एरर का है। तो एरर के क्वेश्चन में देखो लिखा है ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क। देखो, तो 3 चीज़ें, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम। तो सब्जेक्ट कौन है? ही सब्जेक्ट हुआ, डिक्टेटेड वर्ब हो गई, आंसर्स वर्ब हो गए, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर एंड से जुड़े हुए कितने फ्रेज हैं? एंड से जुड़े हैं ओपनिंग हिज लेटर्स, एक फ्रेज ये हो गया ओपनिंग हिज लेटर्स, और दूसरा लिखा है रीडिंग देम केयरफुली, तो दूसरा फ्रेज ये हो गया। देखिए इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगा है, ओपनिंग में भी आईएनजी फॉर्म लगा है, रीडिंग में भी आईएनजी फॉर्म लगा। तो एंड से जुड़े जुड़े 2 फ्रेज हैं, दोनों में आईएनजी फॉर्म लगा है। अच्छा, ये जो देम लिखा हुआ है, रीडिंग देम, देम ये जो देम लगा है वो लेटर्स के लिए लिखा है, तो देम भी ठीक है अपनी जगह पर। एंड सेंडिंग फॉर, सेंडिंग का मतलब क्या हुआ? देखो सेंडिंग में भी आईएनजी फॉर्म लगी है, 3 फ्रेज लगा है, तो एंड से 3 फ्रेज जुड़े हैं। कौन कौन से 3 फ्रेज जुड़े हैं एंड से? एंड से जुड़ा है ओपनिंग, रीडिंग और सेंडिंग, ये एंड से जुड़े हैं। तो तीनों एंड से जुड़े हैं और तीनों जिरन फॉर्म में है, तीनों आईएनजी फॉर्म में है। तो एंड से जुड़े वर्ब की इन तीनों फॉर्म में तो कोई डिफरेंस आया नहीं, मतलब यहाँ पे कोई गलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो देम लिखा है वो लेटर्स के लिए लिखा है, यहाँ भी कोई गलती नहीं। सेंड के बाद जो फार लिखा है ये भी करेक्ट ही है, सेंड फार मैंने बुलवाना, हिज क्लर्क मतलब अपने नौकर को, उसने अपने नौकर को बुलवाया। तो ये तीनों चीज़ें बी तक में तो कोई गलती ही नहीं है, यहाँ तक साफ साफ निकल गया। उसके बाद लिखा है ही डिक्टेटेड, उसने डिक्टेट किया मतलब बोला। आंसर मतलब क्या हुआ? जवाब, आंसर विद देम। तो ये जो आंसर है ये पार्ट ऑफ स्पीच में बताइए क्या है? अगर डिक्टेटेड वर्ब हो गई तो फिर आंसर्स क्या होगा? नाउन होगा। तो आंसर अगर नाउन होता है तो उसके बाद जो प्रीपोजिशन लगता है वो क्या लगता है? टू लगता है। ठीक है, क्या लगता है? वो फिक्स प्रीपोजिशन का रूल है कि आंसर अगर नाउन है तो उसके बाद टू लगता है, आंसर अगर वर्ब है तो फिर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो इस लिहाज से तुम्हारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट शुड बी सी, और वो होगा विद की जगह टू लगेगा। इज दैट क्लियर? तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड। ध्यान देना, ये वाज लिखा हुआ है, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था। बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन, लेकिन अब वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। तो ही हैज़, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ही हैज़ ग्रोन प्राउड, वो बहुत घमंडी हो गया है। इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, तो इन्होंने कहा कि वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, लेकिन बहुत अमीर आदमी होने के नाते अपने बचपन के दोस्तों को भूल गया है। तो दोनों चीज़ें प्रेजेंट में हैं। अब ये नहीं होगा कि ही वाज माई स्कूल फ्रेंड, ही हैज़ ग्रोन प्राउड, वो घमंडी हो गया है, इसका मतलब दोस्त अभी मरा नहीं है, दोस्त अभी जिंदा है। तो अगर दोस्त जिंदा है तो जैसे मान लीजिए आपके कोई बचपन का दोस्त है, तो आप क्या कहेंगे कि वो मेरे बचपन का दोस्त था, कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। अगर वो व्यक्ति जो घमंडी हो गया है, ठीक है, वो इस दुनिया में है, तो आप उसको मेरे बचपन का दोस्त था नहीं कहते, वो कहते हो मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन अमीर होने के नाते, बड़ा आदमी बनने के नाते घमंडी हो गया है। तो यहाँ पे हैज़ लिखा है, वो व्यक्ति अभी सर्वाइव कर रहा है, तो यहाँ पे वाज नहीं लगेगा, क्या लगना चाहिए? इज लगना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। आई थिंक देयर इज नो डाउट।
तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा क्यों हुआ वहाँ पर, वाज की जगह एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि थे एक नोबेल लॉरिएट, मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि। लॉरिएट होता है कवियों के लिए, लगता है राष्ट्रकवि। और लिखा है द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथीम, वो राष्ट्रगान के रचयिता भी हैं, हालांकि ऑथर वर्ड सुटेबल नहीं है इसके लिए। आगे लिखा है फाउंड शांति निकेतन, तो ये जो फाउंड लिखा है फाउंड शांति निकेतन, ये फाउंड वर्ड गलत है। अब आप पूछोगे क्यों गलत है, तो देखो बेटा, एक वर्ड होता है फाइंड, फाउंड, आप समझ रहे होंगे, फाइंड, फाउंड, फाउंड। और एक वर्ड होता है फाउंड और फाउंडेड, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, फाउंडेड। तो जो फाउंड होता है तो कोई चीज पाने के लिए लगता है, तो जैसे हम कहते हैं कि आई फाउंड अ पेन ऑन द रोड, तो आई फाउंड अ पेन ऑन द रोड, तो ये फाउंड क्या है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है। तो मुझे सड़क पर एक पेन मिली, तो फाउंड जो होता है वो कोई चीज हमें कहीं पर मिली इसके लिए लगता है। और जो फाउंडेड होता है वो नींव रखने के लिए होता है, जैसे किसी चीज की नींव रखी, जैसे हम कहें राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार की नींव रखी, तो हम कहेंगे राजा राम मोहन राय फाउंडेड, ठीक, फाउंडेड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म। तो ये फाउंडेड होना चाहिए था। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव रखी थी तो दैट शुड हैव बीन फाउंडेड, ना कि फाउंड। राजा राम मोहन राय शांति निकेतन को पाए थे कि उसकी नींव रखे थे, अब आप सोच लीजिए। तो राजा राम मोहन राय, यहाँ लिखा है फाउंड शांति निकेतन, तो उन्होंने शांति निकेतन को प्राप्त किया था कहीं पे पड़ा हुआ, या फिर उन्होंने शांति निकेतन की नींव रखी थी। तो यहाँ होना क्या चाहिए था कि राजा राम मोहन राय फाउंडेड शांति निकेतन। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए सी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में प्रिंटिंग की कला इंट्रोड्यूस की गई ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड फोर्थ बाय विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन ने एडवर्ड फोर्थ के समय में, एडवर्ड फोर्थ राजा का नाम है, तो इस राजा के समय में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग की कला को शुरुआत की। यहाँ पर इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, शुरुआत। वैसे प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बना था सबसे, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में, ठीक है ना, जॉन गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया था, लकड़ी की प्रिंटिंग प्रेस थी। और इंग्लैंड में जो प्रिंटिंग की कला का पहला प्रदर्शन हुआ, जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी विलियम कैक्सटन के द्वारा एडवर्ड फोर के समय में, ठीक है ना। अच्छा, वो केंट का निवासी था, तो केंट वहाँ पे एक जगह का नाम है, तो केंट का निवासी था कौन, विलियम कैक्सटन। तो अब बताइए कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग की कला का की शुरुआत हुई, तो यहाँ जो इंट्रोड्यूस लिखा है इनटू, तो इनटू तो तब लगता है जब किसी चीज को कहीं पर इंसर्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पेट में कोई, मतलब कोई जांच वगैरह होनी है, तो कोई डिवाइस आपके मुंह के जरिए और आपके पेट में इंट्रोड्यूस की जाती है, तो जिसे ये कहा जाता है कि दिस डिवाइस वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज स्टमक थ्रू हिज ओरल कैविटी, तो तब इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूज किया जाता है, इंट्रोड्यूस के बाद इनटू। अगर कहीं पर कोई चीज़ पहली बार शुरुआत की जा रही है या किसी से किसी का परिचय कराया जा रहा है, तब इंट्रोड्यूस के साथ बच्चा टू लगता है, इनटू नहीं लगता। तो प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई, तो ये होगा कि प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड, तो यहाँ टू लगना चाहिए था, इसलिए आपका आंसर जो गलत होगा वो कौन होगा, 1। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फ्रॉम 30 ईयर्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स, तो 30 साल यहाँ हो गया ना, 30 ईयर्स 30 साल। अब ये टाइम है, ध्यान रखिएगा, 30 ईयर्स टाइम है, इसके पहले क्या लगा है, फ्रॉम लगा है। तो अगर टाइम के पहले फ्रॉम लगा है तो फिर आगे टू भी आएगा, नहीं तो अकेले तो फ्रॉम लगता नहीं। आगे लिखा ही डिवोटेड, देखिए अब यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है, डिवोटेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बड़ी गलती यहाँ पे है। तो ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स, तो उसने अपने आप को पब्लिक अफेयर्स मतलब लोगों के लिए समर्पित कर रखा है, विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे, बिना एक दिन की छुट्टी लिए। तो एक दिन की छुट्टी लिए बिना 50 सालों
से अगर हम कह दें 50 सालों से अपने आप को पब्लिक अफेयर्स के लिए समर्पित कर रखा है, तो फिर जो ही डिवोटेड लिखा है तब ये होता ही हैज़ डिवोटेड। अच्छा, ही हैज़ डिवोटेड अगर हम यहाँ कर देते हैं तो फिर ये फ्रॉम की जगह क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा। ठीक है ना, सिंस तो लगेगा नहीं। पहले आप सिचुएशन देख लीजिए, यहाँ पे क्या सिचुएशन है। 30 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है, 30 सालों का समय है, तो 30 सालों के समय के पहले यहाँ फ्रॉम तो नहीं आएगा। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, फार और सिंस में से भी सिंस नहीं लग पाएगा, क्या लगना चाहिए था, फार। लेकिन अब एक बात और याद रखिएगा कि जब यहाँ पे सिंस फार लगाते हैं तो यहाँ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं ना, ही हैज़ डिवोटेड हो जाता, तो ही हैज़ डिवोटेड नहीं करना पड़ेगा इसको, ही डिवोटेड ही रहेगा। क्योंकि अगर हम ही हैज़ डिवोटेड कर दें तो पहले वाले पार्ट में गलती हो जाती है, और पहले वाले पार्ट में हम सिंस कर देते हैं तो दूसरे वाले पार्ट में गलती हो जाती है। तो फिर एक ही उपाय है एक पार्ट में गलती रखने के लिए, तो ये उपाय है कि हम इस काम की जगह क्या कर दें, फार। और ये फार जो होगा वो से वाले सेंस में नहीं करेंगे, से वाले सेंस में नहीं करेंगे, बल्कि किस सेंस में करेंगे, इसको तक के सेंस में कर देते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा 30 साल तक उसने अपने आप को लोगों के लिए समर्पित किया। तो पास्ट में रख देते हैं, ये डिवोटेड मतलब उसने खुद को समर्पित किया सार्वजनिक जीवन के लिए 30 सालों तक। तो 30 सालों तक के लिए फार लगा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट टेंस वाला सेंस फार लगाते हैं तो फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि ए में अगर हम करेक्शन करते हैं तो बी वाला डिवोटेड गलत हो जाएगा, तो उसको बी वाला वैसे ही रहने देंगे। ए वाले में हम से वाला सेंस हटा के तक वाला सेंस कर दें, और तक वाला सेंस कर देंगे तो वो फ्रॉम की जगह फार लग जाएगा। फार दोनों सेंस में लगता है, से और तक में। ठीक है, तो जो कुछ लोगों को तो प्रीपोजिशन जिन्हें पढ़ाया था उन्हें पता ही होगा कि फार जो है वो दो सेंस में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ इफ रमेश विल। तो देखिए आप लोगों को अब तो सब लोग पढ़ चुके होंगे ना, कंडीशनल पढ़ाए थे शुरू शुरू में, तो हमने कहा था इफ के साथ विल नहीं लगता बच्चा। तो अब तो ज़्यादा और समझाने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशनल्स का आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो कंडीशनल्स के चैनल पे पड़े ही हैं, ग्रुप उस पर यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। इफ़ के साथ विल कभी नहीं लगता, समझ में आ गया ना। तो इफ़ रमेश विल बी प्रमोटेड की जगह क्या होगा, अब जब विल हट जाएगा तो ये बी भी हट जाएगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इज। इफ़ रमेश इज प्रमोटेड, अगर हम इसको प्रमोट किया जाता है तो ये विल बी की जगह इज हो जाएगा, बी की जगह बी के बदले में इज होगा, क्योंकि विल हटना है, इफ़ के साथ विल लगता नहीं है। क्लियर, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, दैट शुड बी ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 7 है माय ब्रदर गोज टू द ऑफिस। ठीक है, कॉफ़ी, अच्छा लिखा माय ब्रदर गोज टू द कॉफ़ी 5 डे वीक। अरे यार वो कॉफ़ी लिखना गलत हो गया, दैट शुड बी ऑफिस। कॉफ़ी नहीं है वो, ऑफिस होना चाहिए भाई। तो माय ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक, तो ये जो 5 डे वीक लिखा है बच्चा, ये 5 डे वीक नहीं होगा, ये होगा 5 डे अ वीक। आर्टिकल का रूल है प्रति सप्ताह। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो हम कहते हैं कि केला 50 रुपये दर्जन बिक रहा है, तो हम फिर क्या कहेंगे, बनाना इज सोल्ड 50 रुपीज़ अ डजन। जैसे कहा जाए कि 5 दिन, मतलब जैसे ये कहते हैं 20 दिन प्रति माह, तो कहा जाता है 20 डेज अ मंथ। आ लगा देने से हो जाता है प्रति। जैसे कहते हैं प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष का मतलब क्या होगा, जैसे उसकी कहा जाए उसकी सैलरी है 50,000 रुपये प्रति माह, तो हम क्या कहेंगे, हिज सैलरी इज 50,000 रुपीज़ अ मंथ, या जिसको आप कहते हैं ना पर मंथ, तो वही जो पर मंथ कहते हैं उसके लिए अ मंथ पर मंथ एक ही चीज़ होती है। जैसे आप कहें कि आपकी मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर जाती है, तो आप ये कहेंगे कि दिस मोटरसाइकिल गो 60 किलोमीटर आ लीटर, 60 किलोमीटर आ लीटर, या 60 किलोमीटर पर लीटर। तो जो आप पर बोलते हैं वही आ है, प्रति। तो यहाँ पे लिखा है 5 दिन प्रति सप्ताह, तो 5 दिन प्रति सप्ताह का मतलब क्या हुआ, 5 डे अ वीक। अ वीक, या तो कि ये 5 डे अ वीक, या कि ये 5 डे पर वीक। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसमें गलत हो गया सी, और आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ़ यू लेंड मोहन अ पेन, अगर आप मोहन को एक पेन उधार देते हो तो ही विल लेंड इट टू समवन एल्स, तो ये पेन किसी और को दे देगा, एंड नेवर यू विल गेट इट बैक,
तो ये जो नेवर है, नेवर क्या है, निगेटिव एडवर्ब है, इसको कहाँ लगना चाहिए था, विल के बाद लगना चाहिए था। नेवर कहाँ होगा, नेवर होगा विल के बाद। यू विल नेवर है यहाँ होता, तो क्या लगेगा यहाँ, सेंटेंस क्या बनता फिर देखिए, फाइनली फाइनली सेंटेंस बनना चाहिए था यू विल नेवर गेट, यहाँ लगाइए। तो यू विल नेवर गेट इट बैक, या तो फिर अगर नेवर को पहले रखना चाहते हैं इन्वर्जन का रूल करेंगे, इन्वर्जन का रूल यही करेंगे, तो नेवर वहीं रखिए, फिर विल को नेवर के बाद ले जाइए, तो क्या होगा, एंड नेवर विल यू गेट इट बैक। तो अब नेवर के साथ विल चला जाएगा, विल यू के पहले चला जाएगा, तब होता है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन की केस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। या फिर अगर कोई निगेटिव एडवर्ब हो तो दैट निगेटिव एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ठीक है ना। तो अगर आप इन्वर्जन नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव एडवर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। तो फिलहाल गलती किस में है, गलती हो गई सी में। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड। भाई ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना, वन ऑफ मोस्ट नहीं, क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट। वन ऑफ द मोस्ट का मतलब क्या हुआ भाई, होता क्या है कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री को हम ऐसे ही नहीं लगाते, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाना पड़ता है, अनलेस अनटिल इसके पहले कोई पजेसिव नाउन या प्रोनाउन ना लगा हो। तो जैसे लिखा हो कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड लिखा है, तो अगर इसके पहले माई, योर, हिज, हर ऐसा कुछ लिखा होता तो द ना लगता, लेकिन अगर पजेसिव का यूज नहीं हुआ है तो द मस्ट बी यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये गलती हो गई, 9 में मोस्ट के पहले दा लगना चाहिए था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। तो अरेबिया का एक बड़ा हिस्सा डेजर्ट है कि अरेबिया का बड़ा हिस्सा डेजर्ट है, यहाँ आ लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, अरेबिया का बड़ा हिस्सा डेजर्ट है, यहाँ आ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, फर्जी आर्टिकल लगाया गया है, यहाँ आ लगेगा। तो देख रहे हैं आप लोग को, इसमें एनडीए में तो आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं भाई, आर्टिकल प्रिपोजिशन बड़े क्वेश्चन हैं आर्टिकल के। तो चलिए ये हमारे क्वेश्चन थे किसके, अभी तक जो हम लोगों ने किए वो एरर के क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन एरर के हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने सेगमेंट है, एंड दैट सेगमेंट बिलोंग्स टू सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स हम लोगों को करने हैं, सिनोनियम के भी 10 क्वेश्चन होंगे, एनडीए में सब 10 10 10 में आता है, तो 10 क्वेश्चन होंगे। और जो सिनोनियम आपको यूज करना है वो कॉन्टेक्चुअल है, ऐसा नहीं कि एक वर्ड लिख दिया गया आप उसका सिनोनियम ढूंढ लेंगे, एक सेंटेंस में यूज किया गया है उस रेफरेंस से आप सिनोनियम लगाएंगे ऑप्शन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्चून। तो कुछ लोग शिकायत करते हैं, रोना रोते हैं किस बात का, जब उनको किसी मिसफॉर्चून का मतलब बुरी स्थिति से एनकाउंटर होता है। तो ये एनकाउंटर विकास दुबे वाला नहीं हम कह रहे हैं कि आपने किसी को आमने सामने गोली, अब खैर हकीकत सब लोग जानते हैं, आमने सामने गोली मारी गई है, कैसे मारी गई है, इस पर हम कोई बहस नहीं करेंगे, राजनीति का मुद्दा है वो। तो एनकाउंटर जो आप लोग जान रहे हैं या जिस एनकाउंटर से आप लोग रूबरू होंगे, आप लोगों को एनकाउंटर जिस सेंस में सुनने में आया है वो ये है कि पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ होती है और पुलिस अपराधियों को गोली मार देती है। तो आपने एनकाउंटर शब्द को मुठभेड़ के सेंस में लिया होगा। यहाँ भाई एनकाउंटर वर्ड जो यहाँ यूज किया गया है वो मुठभेड़ के लिए नहीं होता है, यह है मुसीबतों से सामना होना, ठीक है ना। तो मुसीबतों से सामना हो जाना, मुसीबतों से टकराओ। तो आगे लिखा है इन द कोर्स ऑफ देयर थॉरोली हैप्पी लाइफ, तो उनके पूरी तरह से सुखी जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है तो कुछ लोग शिकायत करने लगते हैं जब मुसीबत का सामना होता है। तो एनकाउंटर का मतलब यहाँ क्या हुआ, सामना होना। तो रन इनटू मतलब होता है किसी चीज़ से टकरा जाना। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में किसी दोस्त से टकरा गए, या फिर अंधेरा था और आप कहीं दीवार से टकरा गए, या जैसे बस डिवाइडर से टकरा गई, या मान लीजिए ट्रक जो है वो पेड़ से टकरा गई, तो इन सब केसेस में यूज किया जाता है रन इनटू। तो टकरा जाना काफ़ी हद तक रन इनटू एनकाउंटर के
साथ मिलता जुलता है। लेकिन और वर्ड्स देख लेते हैं। रन अवे का मतलब क्या होता है, आप समझ ही रहे हैं, भाग जाना। रन डाउन का मतलब होता है कुचल जाना। जैसे कोई गाड़ी है, मान लीजिए कोई कार है, वो किसी व्यक्ति के ऊपर से कुचलते हुए निकल जाती है तो उसको कहते हैं रन डाउन। और रन विद का मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, कोई चीज़ चुरा के या लेकर भाग जाना। तो फिर टकराने या मुलाकात होने, सामना होने के लिए पहला ही ऑप्शन सबसे सुटेबल है, तो इसलिए एनकाउंटर का जो आंसर होगा सिनोनियम में, दैट शुड बी रन इनटू एंड मतलब ए। तो 11th का आंसर हुआ ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12th में लिखा है मिजरीज। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। ये मिजरीज का मतलब होता है मुसीबतें, दुख, कष्ट। ये संसार दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। तो फिर देखिए डिफरेंट लव, इनडिफरेंट लव। अब यहाँ इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, तटस्थ, तो ये तो होगा नहीं दुखों के लिए। ये संसार दुखों से भरा हुआ है तो आप क्या करेंगे, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनडिफरेंट लव। तटस्थ प्रेम नहीं भैया, दुनिया तटस्थ प्रेम से नहीं भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है, इन्होंने कहा। मैं नहीं कह रहा हूं कि दुनिया दुखों से भरी है। जिन्होंने पेपर बनाया है उनको लगता है कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। अच्छा, परफेक्ट हैप्पीनेस, तो मिजरीज के लिए परफेक्ट हैप्पीनेस की बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन सिनोनियम का है। ग्रेट सफरिंग, ग्रेट सफरिंग का मतलब बड़ी मुसीबतें, ये ऑप्शन हो सकता है आपका कौन सा, सी। क्योंकि चौथे में लिखा है मॉडरेट सिंपैथी, अगर मिजरीज से भरा है तो सिंपैथीज तो होंगी नहीं उसमें। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है अ ग्लांस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। किसी खूबसूरत चीज़ पर एक झलक जब हमको मिलती है, किसी खूबसूरत चीज़ की जब हमें एक झलक मिलती है तो उससे हमें क्या मिलती है, डिलाइट का मतलब खुशी, आनंद। तो खुशी का साइनोनियम क्या होगा, हैप्पीनेस होगा, साफ साफ दिख रहा है। बाकी तीनों की मीनिंग बता दे रहा हूँ। विजडम समझ रहे हैं, बुद्धि, ज्ञान। प्योरिटी मतलब होता है पवित्रता, और पीस का मतलब क्या होता है, शांति। तो प्योरिटी क्या हो गई, शुद्धता, पीस शांति, और ए वाला हो गया विजडम। ये तीनों अच्छे वर्ड हैं लेकिन ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिलाइट का मतलब सीधे सीधे क्या होता है, हैप्पीनेस। तो 13वें का आंसर हुआ बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इट्स टेरेबल, इट इज़ टेरेबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भोजन के अभाव में भूख के मारे मर जाना। तो स्टारवेशन का मतलब होता है हिंदी में इसको क्या कहेंगे आप, भूखमरी। तो भूखमरी से अगर कोई व्यक्ति मर जा रहा है तो ये बड़ा टेरिबल बात है भाई। सही बात है कि भूख के मारे अगर कोई मर गया तो चलिए भुखमरी के लिए आप क्या साइनोनियम सब्स्टिट्यूट रखेंगे, स्टार्च। स्टार्च तो उसमें भोजन में एक क्या कहते हैं तत्व होता है, स्टार्च। स्टेपल, स्टेपल का मतलब होता है जो हमारा मुख्य भोजन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में दाल चावल मुख्य भोजन है, साउथ इंडिया में इडली डोसा मुख्य भोजन है, पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी मुख्य भोजन है। कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा तो हम क्या करें भाई, अपना मुंह बंद करके बैठे रहना, नहीं तो मोबाइल गीला हो जाएगा। समझ में आई बात। तो चलिए स्टेपल आप समझ गए होंगे ना, हाँ तो और ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो स्टेपल होता है कहीं का मुख्य भोजन, तो ये भी भूखमरी नहीं हुई। प्लेंटी का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, जब बहुत अधिक मात्रा में होगा तो भूखमरी काहे होगी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए तो एक ऑप्शन बच रहा है हंगर माने भूख। स्टारवेशन का मतलब भूखमरी था और हंगर मतलब क्या है, भूख। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी हैज़ कंस्टिट्यूटेड, द यूनिवर्सिटी हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। इस मामले में देखभाल करने के लिए यूनिवर्सिटी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, मतलब गठित किया है एक ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी। तो ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, शिकायत। रेड्रेसल मतलब क्या हुआ, दूर करने वाली एक कमेटी। तो शिकायत दूर करने वाली एक कमेटी गठित की है इस मैटर की देखभाल के लिए, इस मैटर में छानबीन के लिए। तो ग्रीवेंस का मतलब क्या हो गया, शिकायत यानी कि कंप्लेंट। तो सीधा सीधा ऑप्शन मिल रहा है आपको 2, बी वाला। तो डिप्रेशन तो आप समझ ही रहे हैं, अवसाद होगा। एब्रेशन क्या होता है, रगड़ जाना, घर्षण जिसको आप कह सकते हैं। फ्रिक्शन, ग्रेटफुलनेस होता है एहसान। तो इस ग्रेट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, GRATE लिखा हुआ है, ये एहसान के लिए लगता है, वो महान वाली स्पेलिंग नहीं है ये।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए वो कंप्लेंट, देखिए सीधे मिल गया, ग्रीवेंस मतलब शिकायत और कंप्लेंट मतलब शिकायत, आंसर भी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16, राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच। स्लैंडरस स्पीच का मतलब क्या हुआ, जिसमें गाली गलौज या कुछ क्या कहते हैं, अरे भाई ऐसे शब्द हों जो क्या कहते हैं उसे, चीप लैंग्वेज कह सकते हैं, या मतलब भाषा जो है वो थोड़ी सी गंदी हो। तो राकेश ने जो भाषण दिया वो थोड़ा स्लैंडरस था, उसमें थोड़े अपशब्द थे, अपशब्द कहते हैं ना, कि अपशब्दों से गाली गलौज से भरी हुई स्पीच थी उसकी। तो राकेश की जो स्पीच थी अब्यूजिव रही होगी, हाँ बस यही एक ऑप्शन है, जाहिर सी बात है। उसकी जो भाषा थी वो अब्यूजिव थी, क्योंकि प्रेज वर्दी में किसी की तारीफ थी, और तारीफ में गालियां नहीं देती हैं दोस्तों के सिवा। समझ रहे हैं ना, हाँ दोस्तों के सिवा तारीफ में कोई गाली नहीं देता है। तो एक्चुअली दोस्त है ना, वो तारीफ भी करते हैं तो दो गाली दे देते हैं, वो वही तरीका ही होता है उनका। तो यहाँ पर बात फिलहाल दोस्तों की नहीं है, स्पीच देने की बात है, तो उसमें प्रेजवर्दी प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं किसी कीमत पर। मॉडरेट का मतलब औसत हो गया, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक हो गया। तो फिलहाल इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं और एक ही वर्ड निगेटिव है, अब्यूजिव। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 16 का ए। तो चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में लिखा हुआ है, सडनली द स्काई वाज डार्केंड। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया, बाई जिगेंटिक बर्ड। हाँ, इतनी बड़ी चिड़िया है कि आसमान में अंधेरा छा गया। चलो पौराणिक कथाओं वाली कोई चिड़िया होगी। जिगेंटिक मतलब क्या हुआ, विशाल काय। विशाल काय समझ गए, विशाल काय मतलब अब अंदाजा लगा लीजिए, आसमान में अंधेरा छा गया तो वो चिड़िया कितनी बड़ी रही होगी, 2-3-4 किलोमीटर की रही होगी भाई, 1-2 किलोमीटर की होगी, तभी तो होगा ना विशाल काय, जिगेंटिक बर्ड। तो चलिए जिगेंटिक मतलब विशाल काय, बहुत बड़ी शरीर वाली। तो फिर अब विंग्ड मतलब पंखों वाली, देखिए लगा दिए ना, तो का विंग्ड किसके लिए लगा है, बर्ड के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ विंग्ड से कोई मतलब नहीं है बच्चा, पंखों वाली थी, लेकिन यहाँ तो जिगेंटिक का मतलब पंखों वाली नहीं होगा ना, स्मॉल तो किसी कीमत पर नहीं होगा, टाइनी मैंने पिद्दी भर की ये भी नहीं होगा, तब क्या होगा, इनॉर्मस का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा विशालकाय। आपका आंसर क्या होगा इसमें, डी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, टू एबोलिश पावर्टी। तो टू एबोलिश पावर्टी would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues conducive to higher civilization। इन्होंने कहा कि अगर आपको गरीबी को दूर करना है, ठीक है ना, तो अगर आपको गरीबी को इरेडिकेट करना है, गरीबी को दूर करना है, तो फिलहाल पावर्टी एबोलिश की जा रही है। तो एबोलिश मतलब दूर करना, उन्मूलन करना, जड़ से समाप्त करना। तो गरीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए कौन सा वर्ड लगेगा, डिटेस्ट माने नफरत करना। और नर्चर का मतलब अपने मन में किसी भावना को पालना पोषना, पाल पोष कर बड़ा करना। एसिमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं स्टमक में जा कर के वो कुछ ब्रेक होता है और आंतों में जाके वो एसिमिलेट कर लिया जाता है। तो एसिमिलेट का मतलब भोजन के पोषक तत्वों को जो आंत होती है, आंत में विलाइज होती हैं, वो एसिमिलेट कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो एसिमिलेट हो गया। और इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, इरेडिकेट मतलब समूल नाश कर देना। तो एबोलिश मतलब क्या हुआ, गरीबी, एबोलिश करने का मतलब गरीबी को इरेडिकेट किया जाएगा, और आपका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, द अरब्स हु आर नॉट इन द सिटीज। अरब के वो लोग जो शहरों में नहीं रहते हैं, सिटीज, लिव इन द डिजर्ट, वो रेगिस्तान में रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर, एक ओएसिस से दूसरे ओएसिस। तो ओएसिस क्या होता है, अब ओएसिस ये मत कहिएगा कि मुंशी पुलिया पर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है ना। तो ये ओएसिस उस वाले ओएसिस की बात नहीं कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले ओएसिस ये रेगिस्तान में है। तो रेगिस्तान में जो ओएसिस होता है उसे हिंदी में कहते हैं मरु उद्यान। क्या कहते हैं, मरु उद्यान। तो मतलब क्या हुआ, मरुस्थल में, रेगिस्तान में जो कुछ हरा भरा कहीं होता है, थोड़ा मतलब कहीं पानी होगा, उसके किनारे घास वास होगी, थोड़ा वहाँ क्या कहते हैं, हैबिटेट होगा कुछ जानवरों का, हो सकता है कुछ आदमी भी वहाँ रहते हों।
तो उसे कहा जाता है मरु उद्यान, ओएसिस कहते हैं इसको। अच्छा चलिए ऑप्शन में आते हैं। सैंड बैंक तो होता है नदी के किनारे जो रेत वगैरह होती है उसको सैंड बैंक कहते हैं, या समुद्र के किनारे जो रेत होती है वो सैंड बैंक हो गया। चलिए माउंट क्या होता है, ये बहुत बड़ा टीला हो जाता है, तो रेत का बहुत बड़ा टीला हो जाएगा, तो ये दोनों नहीं होंगे मरुद्यान के लिए। ड्यून क्या होता है, ड्यून भी रेत के टीले होते हैं। तो ये सब तो तीनों ऑप्शन रेत के टीले के लिए लगा दिया इन्होंने। स्प्रिंग का मतलब बसंत होता है या झरना कह सकते हैं, दो सेंस होता है स्प्रिंग माने या तो बसंत होगी या तो स्प्रिंग माने झरना, और फिजिक्स वाली स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो स्प्रिंग बसंत या झरना, तो फिर हर ठीक है, तो बसंत और झरना यही मीनिंग सही होगी, क्योंकि वन उद्यान में या तो बसंत आएगा या तो झरना आएगा, तो फिर ये स्प्रिंग है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 है द वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के तमाम पहलू हैं, कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज सिटी। तो एक बड़े शहर में सब के सब दिखाई देते हैं, क्या? जीवन के सारे फेसेट मतलब पहलू। जैसे कहते हैं सिक्के के दो पहलू, तो हम क्या कहते हैं, टू फेसेट्स ऑफ कॉइन। तो वेरियस यहाँ मतलब क्या हुआ, तमाम, बहुत से, मेनी। तो वेरियस का सेंस क्या हुआ, मेनी। मेनी के लिए क्या ऑप्शन मिला हमें, सेवरल, क्योंकि सिमिलर माने समान, वैल्यूएबल माने बहुमूल्य, और सिंगुलर माने एक हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। कई के सेंस में क्या आएगा, सेवरल आएगा, और आपका आंसर होगा ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में एंटोनियम भरे हैं, तो आइए एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम क्या होगा, विलोम के लिए लगा हुआ है, और आपके सामने जो वर्ड है वो क्या है, ड्यूबियस। पिछले वाले डिस्कशन में भी ड्यूबियस वर्ड शायद आ चुका है। तो रमेश इज वेरी ड्यूबियस कैरेक्टर्स। ड्यूबियस, सैडी मतलब क्या होता है, सैडी माने पिछले वाले में भी आया था सैडी, आपको याद होगा। तो सैडी ड्यूबियस होता है, और सस्पिशियस ये भी ड्यूबियस होता है, डाउटफुल भी ड्यूबियस होता है। तो ए वाला, बी वाला और डी वाला तो साइनोनियम हो गए। और जो ट्रस्टवर्दी मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। तो ड्यूबियस का अपोजिट क्या होगा, ड्यूबियस का अपोजिट यही होगा, ट्रस्टवर्दी। आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी। बाकी सब के सब लोग संदिग्ध हैं। ड्यूबियस का ए, बी और डी संदिग्ध, चारों की मतलब हो गया। ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसेमंद, यही सी वाला आपका आंसर होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है डोंट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज। तो प्लीज आप किसी अनमाइंडफुल एक्टिविटीज में मत शामिल होइए। तो अनमाइंडफुल का मतलब मूर्खतापूर्ण, ठीक है ना। माइंडफुल मतलब समझदारीपूर्ण, अनमाइंडफुल का मतलब मूर्खतापूर्ण। तो मूर्खतापूर्ण, चलिए यहाँ पर हम उसका ऑप्शन देखते हैं। विजिलेंट का मतलब हो गया सतर्क, केयरलेस का मतलब लापरवाह, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, और फैचुअस तो से एकदम स्पेशली मूर्खतापूर्ण के लिए लगता है। तो भाई स्टूपिड और फैचुअस तो अनमाइंडफुल का सिमिलर हो गया, साइनोनियम हो गया। केयरलेस लापरवाह हो गया, ये भी निगेटिव वर्ड ही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। विजिलेंट का मतलब सतर्क और सावधानी से भरा हुआ, तो मूर्खतापूर्ण का अपोजिट यही सावधानी से भरा हुआ होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा ए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। और क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्योरेबल डिजीज। क्योरेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जिसका हम इलाज कर सकते हो। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्योरेबल डिजीज, ऐसी बीमारी जिसका हम इलाज कर सकते हो। तो इलाज करने के लायक क्या होगा, रेमेडिएबल, सिमिलर हो जाएगा। रेमेडिएबल मतलब जिसकी रेमेडी हो सकती है, ट्रीटेबल का मतलब जिसका इलाज हो सकता है, ऑपरेबल माने जिसका ऑपरेशन हो सकता है। तो ये भी सिमिलर है, ये भी साइनोनियम है, ये भी साइनोनियम है, तो ये तीनों तो साइनोनियम हो गए। हमें एंटोनियम की जरूरत है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, घातक, जानलेवा, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। तो सी वाला जो है वो एंटोनियम है। क्योरेबल होगा ऐसी बीमारी जिसका इलाज हो सकता है। टर्मिनल का मतलब घातक, जानलेवा, जिसमें आदमी की मृत्यु हो जाती है। जैसे आजकल, नहीं कोरोना में तो अब सबकी मृत्यु नहीं होती है, तो कोरोना घातक नहीं है। अब मान लो जैसे कैंसर वैंसर होता है, तो वो सब घातक बीमारी उसको कहते हैं, जब वो लाइलाज हो जाता है। ठीक है, तो टर्मिनल, तो ये टर्मिनल हो गया हमारा आंसर। आपका आंसर क्या होगा इसमें, सी। तो हम लोग 23 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर है 24 में है ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, जैसे कहते हैं ना शुभ अवसर पर, मंगल, क्या कहते हैं, हाँ मंगल भी एक वर्ड होता है ना शुभ के लिए।
हाँ, तो ही वॉज बॉर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे, वो एक बहुत शुभ दिन पर पैदा हुआ था। कौन मनहूस दिन पैदा होता है? सबका ऐसे जब लिखते हैं कि किसी के बर्थडे पर, तो सब ऑस्पिशियस डे ही होता है, चाहे कितना भी जलते हों उससे। हाँ चलो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, तो प्रोपिशियस मतलब भी शुभ, फॉर्चुनेट का मतलब शुभ, अपॉर्चुन का मतलब भी शुभ। तो ये सब के सब साइनोनियम है। कौन सा? ए, बी और डी सब के सब इसके साइनोनियम हैं। ओमिनस का मतलब होता है मनहूस, तो यही इसका एंटोनियम होगा। सी वाला एंटोनियम है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी। मतलब सबका समझ गए। प्रोपिशियस मतलब भी शुभ, फॉर्चुनेट मतलब शुभ, अपॉर्चुन मतलब शुभ, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, और ओमिनस का मतलब मनहूस। तो मनहूस यही अशुभ हुआ, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, शायद यहीं पर हमारे एंटोनियम्स का एंड होने वाला है। लिखा है ही हैज़ डी पर हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब वैमनस्य, शत्रुता की भावना, टुवर्ड्स मोहन। तो मोहन के प्रति उसके मन में बहुत गहरी शत्रुता की भावना है, दुश्मनी की भावना है। तो शत्रुता की भावना बदल जाएगी किसमें? मित्रता की भावना में। तो देखते हैं, एनिमोसिटी होता है शत्रुता, वेलिजेरेंस मतलब क्या होता है? झगड़ालू, लड़ाकू, तो जिससे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। वेलिजेरेंस हो गया ना, लड़ाई झगड़ा मारपीट। तो शत्रुता में ही लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है। फ्रेंडशिप मित्रता हो जाएगी, यही शायद हमारा ऑप्शन होने वाला है। मैलिस मतलब दुर्भावना। तो मैलिस मतलब दुर्भावना, किसी के जब हम बुरा चाहते हैं तो मैलिस होता है। तो भैया एनिमोसिटी, मैलिस और वेलिजेरेंस तो लगभग सिमिलर हो रहे हैं। तो हॉस्टिलिटी का अपोजिट क्या होगा? फ्रेंडशिप। मैंने उसी समय कहा था, मित्रता की भावना। ये हमारा डी आंसर हुआ 25 का। तो 25 क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, कि हो तो यहीं पे रोक देते हैं। हाँ ठीक है, रोक देना ठीक रहेगा। 25 कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन कल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पैसेज आप लोग ठीक ठाक से पढ़े रहिएगा, कल हम पैसेज पढ़वाएंगे नहीं। ठीक है, आप लोगों से आज वाले डिस्कशन में ही अच्छे से बता दे रहे हैं कि आप पैसेज को बहुत भली भांति पढ़े रहिएगा। भली भांति, भली भांति, भली भांति, 3 बार बोला हूँ। अब मेरी गलती नहीं होगी अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो। पैसेज को खूब भली भांति, विधिवत, थारोली, मतलब रीड बिटवीन द लाइंस पढ़े रहिएगा, ताकि जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कराने लगूं, तो जब मैं बताऊं कि वो रमेश लोटा लेके कहाँ जा रहा था, तो आप समझ जाएं कि कहाँ जा रहा था। ठीक है ना? हाँ, तो आप उसको भली भांति पढ़े रहिएगा। कल जब पैसेज डिस्कस कराएंगे तो पैसेज को फिर हम रीड नहीं करेंगे, बड़ा टाइम लग जाता है। और जो लोग अच्छे से उसको पढ़े रहते हैं वो उबते भी हैं, बोर भी होते हैं। तो हम किसी को बोर नहीं करना चाहते। आप लोग पहले से पढ़े रहिए, केवल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएंगे। उसके बाद आपके कोई सवाल होंगे तो फिर पूछ लीजिएगा हमसे। तो ठीक है, ये यहीं पर वाइंड अप करते हैं 25 क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस कर देंगे। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान